Good morning, everyone. Yesterday, after the discussion of cardiac cycle, today I am here in front of you with the next topic, that is electrocardiograph. So today we will discuss about the representation of cardiac cycle, the events that occur during the cardiac cycle in the form of a graph. जो भी एक्टिविटी कार्डियक साइकिल के अंडर होती हैं, जो भी चेंजेस हार्ट के अंदर आते हैं, उन चेंजेस को अगर ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट किया जाए देन दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. वैसे सिंपली ईसीजी दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, लेकिन जब उसी की हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, जब उसी को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है देन दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. सो हार्ट के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होते हैं, हमने पढ़ा था कि जब कार्डियक साइकिल जो है वो शुरू होती है तो सबसे पहले जो है वो एस ए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है. एस ए नोड से एक्शन पोटेंशियल जो है वो ए वी नोड के अंदर जाते हैं और ए वी नोड से एक्शन पोटेंशियल जो है वो दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ परकिंजे फाइबर्स. तो इस साइकिल के अंदर पहले क्या हुआ था, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, फिर जो है वो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो जो एट्रिया हैं वो नॉर्मल रिलैक्स हो गए थे, और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए तो वेंट्रिकल्स जो हैं वो रिलैक्स हो गए थे. यानी कि जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कंडीशंस हमने पढ़ी थी, आज उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे. कॉमनली अगर आपने कभी किसी हॉस्पिटल का विजिट किया है तो आपने देखा होगा कि एक स्क्रीन होता है, एक जो है वो मॉनिटर स्क्रीन होता है. पेशेंट का जहाँ पर जो है वो बेड होता है उसके साइड में ही एक मॉनिटर स्क्रीन होता है, और उसके ऊपर एक इस तरीके की लाइन जो है वो यूं रिपीटेशन में चलती रहती है लाइक दिस. तो वो जो होती है दैट इज़ द मशीन टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. वो जो हार्ट की एक्टिविटी होती है ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, वो उस हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए मशीन होती है. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली अगर आपको डिफाइन करना पड़ जाए व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, so it is the graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. हार्ट के अंदर 0.8 सेकेंड के अंदर जितने भी चेंजेज आते हैं, एक कार्डियक साइकिल के अंदर जितने भी चेंजेज आते हैं ड्यू टू द जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल्स, जो ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और वो एक्शन पोटेंशियल पूरे हार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उन्हीं को जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं देन दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. और अगर बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की स्ट्रक्चर की मैं बात करूं देन दैट अपीयर्स लाइक दिस. वो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है. अगर आप देखते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर तो मॉनिटर पर ये जो वेव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वेव है वो लगातार जो है वो रिपीट होती रहती है. दिस कीप ऑन रिपीटिंग. यानी कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो इवेंट हैं दोज अकर्स ड्यूरिंग 0.8 सेकेंड. यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो इवेंट हैं फ्रॉम द पी टू टी, यहाँ तक के जो इवेंट्स होते हैं दीज अकर ड्यूरिंग अ सिंगल कार्डियक साइकिल. ये इवेंट जो है वो सिंगल कार्डियक साइकिल के अंदर होते हैं. तो अगर किसी पर्सन को अपना ईसीजी करवाना है, ईसीजी करवाने की ज़रूरत कब होती है? व्हेन अ पर्सन फील्स समथिंग दैट इज़ मिस हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर्स हार्ट. अगर हार्ट के अंदर उसको कोई अनवेलनेस की फीलिंग आ रही है तो वो अपने ईसीजी के लिए जो है वो हॉस्पिटल में विज़िट कर सकता है. तो ईसीजी करने के लिए पेशेंट के साथ जो है वो क्या ट्रीटमेंट होगा, वहाँ पर क्या किया जाएगा. तो ईसीजी परफॉर्म करने के लिए जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी को मशीन से जोड़ा जाता है. तो मशीन से जोड़ने के लिए पेशेंट की बॉडी के ऊपर कुछ वायरिंग लगाई जाती है और उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल लीड्स या फिर इलेक्ट्रोड्स. तो ये जो इलेक्ट्रिकल लीड्स या जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं ये पेशेंट की बॉडी के ऊपर कहाँ पर लगती हैं? अगर किसी भी पर्सन को अपना स्टैंडर्ड ईसीजी करवाना है तो इलेक्ट्रोड्स होती हैं. कुछ सामने जो है वो इस तरीके की राउंड स्ट्रक्चर होती है और ऊपर से उसके ऊपर इस तरीके से वायरिंग जाती है. तो इस तरीके की इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं, वायरिंग होती हैं, और ये यूजुअली पर्सन को 3 जगह लगाई जाती हैं. 3 जगह कौन सी? दोनों कलाई मतलब जो रिस्ट की पोजीशन होती है, जो ये वाली जो पोजीशन होती है कलाई की, लेफ़्ट और राइट दोनों ही कलाई के अंदर ये लगाई जाती है. और जो हमारा लेफ़्ट जो लेग है, लेफ़्ट लेग एंकल,
एंकल जो पैर का नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर जस्ट अबो द हील, एंकल के ऊपर, लेफ्ट एंकल, राइट पर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ऑन द लेफ्ट एंकल, ठीक है, टकना हम जिसको बोलते हैं। तो 3 लीड लगाई जाती हैं, दोनों रिस्ट कलाइयों के ऊपर, और एक लगाई जाती है लेफ्ट एंकल के ऊपर। अब अगर हमें ज़्यादा डिटेल में ईसीजी करवाना है तो पेशेंट की चेस्ट के ऊपर भी 2-3 जगह जो इलेक्ट्रोड हैं वो लगा दी जाती हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं ये लगाई कैसे जाती हैं, तो अगर लगाने के बारे में मैं बताऊं तो पहले पेशेंट की बॉडी जो होती है, बॉडी का जो पार्ट होता है जिस पार्ट के ऊपर इलेक्ट्रोड लगानी है उस पार्ट के ऊपर पहले एक स्पेशल जो है वो जेली लगाई जाती है। जेली इसलिए कि जो इलेक्ट्रोड है या जो इलेक्ट्रिकल लीड है वो अच्छे से वहाँ पर स्टिक हो जाए और उसको जो है वो अच्छे से सिग्नल्स जो है वो मिल सके। तो पेशेंट की दोनों रिस्ट के ऊपर, एंकल के ऊपर, चेस्ट के ऊपर एक जेली अप्लाई की जाती है और जेली अप्लाई करने के बाद वो जो इलेक्ट्रोड हैं वो वहाँ पर स्टिक कर जाती हैं। चेस्ट के ऊपर जो इलेक्ट्रोड अप्लाई की जाती है वो वहीं पर स्टिक हो जाती है ड्यू टू सक्शन, वो वहीं पर अंदर की एयर बाहर आ जाती है, वैक्यूम क्रिएट होता है, चेस्ट के ऊपर वहीं पर स्टिक कर जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से पेशेंट को जब ये लीड लगा दी जाती हैं तो लीड लगाने के बाद पेशेंट की जो ये लीड है दीज आर कनेक्टेड विद मशीन, और एक साइड से पेशेंट की बॉडी के साथ कनेक्ट हो गई मेनली 4 पोजीशन पर, दोनों कलाइयों पर, लेफ्ट एंकल पर, और इफ रिक्वायर्ड देन ऑन चेस्ट पर भी। तो अब ये जो जैसे ही मशीन को ऑन किया जाएगा तो मशीन जो है वो वेव जनरेट करेगी, और जो वेव है वो इसी तरीके से जनरेट होगी लाइक दिस। जब पेशेंट की बॉडी के अंदर कार्डियक साइकिल की शुरुआत होगी तो सबसे पहले जो वेव बनेगी दैट इज़ द पी वेव। ये सबसे पहली वेव है पी वेव। ये पी वेव क्या दिखाती है? ये पी वेव दिखाती है कि जो एट्रिया हैं दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग, जो एट्रिया हैं वो डीपोलराइज हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि पहले एक्शन पोटेंशियल कहाँ पर जनरेट हुआ है? ऑन द SA नोड। जैसे ही SA नोड के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो SA नोड के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, दैट विल स्प्रेड इन होल द एट्रिया, और पूरे एट्रिया के अंदर एक्शन पोटेंशियल जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा देन एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट, डीपोलराइज हो जाएंगे। तो पी वेव इंडिकेट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियम। दोनों जो हमारे एट्रिया होते हैं उनकी डीपोलराइजेशन को, उनकी कॉन्ट्रैक्टिंग को शो करती है पी वेव, ठीक है। अगर दोनों एट्रिया नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं देन द शेप ऑफ द पी वेव विल बी दिस। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक फिर वेव चली और उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बनता है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एक जो है वो वेव बनी है। तो QRS, दिस इज ऑल्सो नोन एज QRS कॉम्प्लेक्स। तो QRS कॉम्प्लेक्स क्या दिखाता है? इट शोज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द एट्रिया। देखो पी वेव ने क्या दिखाया था? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया। यहाँ पर इसने दिखाया था कॉन्ट्रैक्शन, और यू कैन से डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया पी वेव ने शो किया था। QRS क्या शो कर रहा है? डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, यानी कि जो एट्रिया हैं वो दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन पर, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, और उसी के साथ दिखाते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। दिस इज शोन बाय द QRS कॉम्प्लेक्स। ये जो यहाँ से क्यू की जो शेप आनी शुरू हुई है और यहाँ तक 2 इवेंट्स ये वेव शो करती है। एक तो ये कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन के बाद अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ चुके हैं, और दूसरा कि जो एक्शन पोटेंशियल SA नोड के अंदर जनरेट हुआ था वो अब AV नोड के अंदर जा चुका है, और AV नोड से परकिंजे फाइबर्स के अंदर जा चुका है, और अब वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। दिस इज शोन बाय द QRS कॉम्प्लेक्स। इसके बाद अगर मैं आपको QRS कॉम्प्लेक्स को बिल्कुल डीपली बताऊं तो यहाँ पर जो है वो 3 चीज़ें यहाँ पर शुरुआत से बनती हैं। पी वेव बन गई, इट इज़ नॉर्मल। तो ये P और Q, ये जो PQ की जो लाइन होती है, जो यहाँ पर कोई वेव नहीं बना रही है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर यही शो कर रही है कि द एट्रिया आर कॉन्ट्रैक्टिंग।
तो P wave and the area till the P2Q, this shows the contraction of the atria. उसके बाद अगर मैं Q और R की बात करूं, यहाँ से जो Q है वो नीचे की तरफ आया और फिर ऊपर तक गया, तो ये जो Q और R है ये बता रहा है कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो SA नोड से AV नोड के अंदर जा चुका है। और उसके बाद जो RS है ये कौन से एक्शन पोटेंशियल को रीड कर रहा है? द एक्शन पोटेंशियल और द इम्पल्सेस दैट आर ट्रेवलिंग फ्रॉम द AV नोड टू परकिंजे फाइबर्स। QR क्या बता रहा है? SA नोड टू AV नोड, और RS क्या बता रहा है? AV नोड टू परकिंजे फाइबर्स। तो यहाँ पर इस तरीके से जब इम्पल्स पूरे वेंट्रिकल्स के अंदर पहुँच जाएगी विद द हेल्प ऑफ परकिंजे फाइबर्स, तो यहाँ पर वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो यहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो वेंट्रिकल्स विल कम बैक टू द नॉर्मल पोजिशन। तो वेंट्रिकल्स की नॉर्मल पोजिशन को कौन शो करेगा? द टी वेव। जो टी वेव है दैट विल शो द नॉर्मल पोजिशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो अब अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ चुके हैं, दे आर रीपोलराइज्ड, उनके अंदर रीपोलराइजेशन हो चुकी है। तो हमने कल यही कार्डियक साइकिल के अंदर जाना था कि एक बार एट्रियल सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो एट्रियल डायस्टोल होगा, और यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद एट्रियल जो डायस्टोल, वेंट्रिकुलर जो डायस्टोल है वो हो जाएगा, और यहाँ पर दोबारा से फिर क्या हो जाएगा? एट्रियल सिस्टोल, यानी कि ये दूसरी जो पी वेव है वो यहाँ पर बननी शुरू हो जाएगी। दैट विल अगेन शो द नेक्स्ट कार्डियक साइकिल। तो हमारी यहाँ पी से शुरू होकर और टी तक, यहाँ तक हमारी जो है वो एक कार्डियक साइकिल है। और इसी तरीके से अगर उस पर्सन को 1 मिनट तक रीड आउट किया जाता है, 1 मिनट तक उसकी ECG होती है, तो हमें ऐसी कितनी जो है वो वेव मिलेंगी? यहाँ से यहाँ तक की कितनी वेव हमें मिलेंगी? 72। अबाउट 72 वेव्स ऑफ दिस टाइप वी विल गेट, क्योंकि 1 मिनट के अंदर कितनी कार्डियक साइकिल होंगी? अप्रोक्स 72। तो यहाँ से यहाँ तक जो है एक कार्डियक साइकिल, 1 मिनट के अंदर 72 कार्डियक साइकिल, तो हमें 1 मिनट की ECG के अंदर 72 कार्डियक साइकिल जो है वो मिलेंगी। इसके बाद जितनी मिनट तक ECG को बढ़ाया जाएगा, कार्डियक साइकिल जितनी बढ़ेगी उतनी ही ये जो वेव्स हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। तो अब देखा होगा आपने कि जब पर्सन की डेथ हो जाती है तो ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब यही है कि जो हार्ट की वर्किंग है, फंक्शनिंग है, वो बिल्कुल बंद हो गई। नो वेव्स आर फॉर्मिंग, नो एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड इन द हार्ट। हार्ट के अंदर कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब यही होता है, क्योंकि जब हार्ट के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो कोई भी वेव नहीं बनेगी। नाउ द थिंग इज दिस कि अगर ये जो वेव हैं ये ऐसी आती हैं तो इसका मतलब द पर्सन इज़ नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू हार्ट। पर्सन को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इन वेव्स की पोजीशन चेंज होती है, ये पी वेव्स कम होती है या ज़्यादा होती है, ये QRS कॉम्प्लेक्स की लेंथ जो है वो बढ़ती है या कम होती है, तो यहाँ पर इसका कम होना, ज़्यादा होना और किसी एक वेव का अब्सेंट होना, जैसे मान लो कि क्यू है, यहाँ पर क्यू की जो वेव है वो इस तरीके से बनी नहीं रही है, या फिर पी वेव इस तरीके से नहीं बन रही है, या फिर जो पी वेव है वो ऊपर की बजाय नीचे की तरफ बन गई है। तो इस तरीके से अगर ये जो वेव्स हैं, इन वेव्स के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, then that problem indicates the malfunctioning of heart, that shows the defects in the working of heart. So अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी वेव के अंदर तो डेफिनेटली प्रॉब्लम किसके अंदर है? हार्ट के अंदर है। सो दिस इज़ द नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड ECG। और ये जो है वो अलग अलग वेव हैं जिनकी फंक्शनिंग के बारे में मैंने यहाँ आपको बताया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ECG, जो कि आपको डिटेल में जानना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।